गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे यार पढ़ लो ना, ऐसे क्यों करते हो यार तुम लोग, रोज चिल्लाते हो आइडिया जैसे। सुन मेरी बात सुनो, देखो कल हम लोगों ने डीवीआर पढ़ लिया था, है ना। एक बार जल्दी से 2 मिनट में फटाफट पहले डीवीआर रिवाइज करना, उसके बाद फिर अपन लोग आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हम लोगों ने पढ़ा था। इक्विटी शेयर्स 2 तरीके के होते हैं, पहला विद वोटिंग राइट्स, दूसरा विदाउट वोटिंग राइट्स। अच्छा, इफ नथिंग स्टेटेड, और अगर आप बोल रहे हो कि कंपनी ने इक्विटी इशू की है, मतलब बाय डिफॉल्ट कौन सी इक्विटी है? विद वोटिंग राइट, सिंपल विद वोटिंग। सो अगर आप डीवीआर इशू करते हो, विदाउट वोटिंग राइट्स अगर आप इक्विटी इशू कर रहे हो, तो उस केस में इनका ऐसा कहना है कि शेयर होल्डर्स का नुकसान होता है। किस टर्म्स में? नहीं, जो शेयर होल्डर सब्सक्राइब करते हैं उनका लॉस है। क्या लॉस है? उनको वोटिंग नहीं मिल रही है। तो क्योंकि उनको वोटिंग नहीं मिल रही है, सो हम लोग उनको वोटिंग कॉम्पेंसेट करने के लिए दूसरे तरीके से बेनिफिट्स पास ऑन करते हैं। अब वो बेनिफिट्स आप कैसे पास ऑन कर सकते हो? या तो आप उन्हें एक्स्ट्रा डिविडेंड दे दो, पहला, या फिर दूसरा, जिस प्राइस पे हम लोग उनको डीवीआर इशू करेंगे वो कंपेरेटिवली कम होता है ना। अब जब भी कंपनी डीवीआर इशू करती है उसके लिए कुछ कंडीशंस है। ये सब कंडीशंस पढ़ी थी आप लोगों ने लास्ट, कहाँ गई? हाँ, ये सब कंडीशंस पढ़ी थी हम लोगों ने। हाँ, क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले आर्टिकल्स में अथॉरिटी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। लिमिट कितनी दी हुई है आपको? 26% ऑफ पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, और उस इक्विटी में आपको डीवीआर भी इंक्लूड करना है, कंसिडर करना है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि पिछले 3 सालों में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और जो डिक्लेयर किया है वो पे भी किया है। अच्छा, उसके बाद उसके फिर कोई भी स्पेशल लॉ में कोई नॉन कंप्लायंसेस नहीं थे, एंड लास्ट 3 इयर्स में उसने एनुअल रिटर्न्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल किया। ये सब पढ़ लिया था एवरीवन, याद है सबको? चलो अब उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आज का दूसरा प्रोसीजर। अभी हम लोगों ने पहला एक प्रोसीजर पढ़ा विच वाज डीवीआरस, दूसरा अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा स्वेट इक्विटी का बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर आपको एक प्यारी सी कहानी सुना देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना। अच्छा, सबसे पहले जब आप वर्ड यूज करते हो स्वेट इक्विटी, तो पहले स्वेट इक्विटी का मतलब क्या होता है, कौन सी कंपनी स्वेट इक्विटी इशू कर सकती है, किसे हम लोग स्वेट इक्विटी देते हैं, और किस पर्पस से आप स्वेट इक्विटी दे सकते हो, है ना। इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्विटी शेयर्स आपके 2 तरीके के होते हैं। कौन से 2? विद वोटिंग, विदाउट वोटिंग। अच्छा, अब यहां पे आप क्या वर्ड यूज करो? स्वेट इक्विटी। सो इज दिस ऑल्सो अ टाइप ऑफ इक्विटी? द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ इक्विटी। ये नॉर्मल इक्विटी शेयर्स ही होते हैं जिसके ऊपर नॉर्मली वोटिंग राइट होती है। बस डिफरेंस ये है कि जिस पर्पस से आप स्वेट इक्विटी इशू करते हो वो थोड़ा सा डिफर करता है। अच्छा, नॉर्मली जब भी आप इक्विटी इशू करते हो, इज इट विद सम रीजन, विद सम पर्पस? क्या? नहीं, नॉर्मल इक्विटी की अपन लोग बात करें। नॉर्मली जब आप इक्विटी इशू करते हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव से इशू करते हैं, मतलब कुछ पर्पस होता है उस इक्विटी के पीछे। कैपिटल की बात छोड़ देना, वो तो जेनेरिक है, मतलब वो बोलने की जरूरत है। मतलब इन्हीं सर्कमस्टांसेस में मैं इक्विटी इशू कर सकता हूँ, ऐसी कोई प्री कंडीशन होती है? कुछ भी नहीं। तो उसके लिए कोई प्रेसिडेंट नहीं होता कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही आप इक्विटी इशू करते हो। लेकिन स्वेट इक्विटी इज डिराइव्ड विद सम पर्पस, कि अगर ये सर्कमस्टांसेस है या फिर ये सिचुएशन है तो ही हम लोग स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हैं। अच्छा, अब थॉट कहाँ जाता है? आई थिंक बहुत बेसिक सी बात है कि स्वेट इज पसीना कब आता है? जब आप कुछ करते हो, सिंपल। अरे कंपनी में कुछ करते भाई, कुछ मेहनत करोगे जिससे कंपनी को फायदा हो रहा है, तो फायदे को रिवॉर्ड करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए आपको इक्विटी देती है। अच्छा, इक्विटी क्यों देते हैं, कुछ और क्यों नहीं देते? क्योंकि इक्विटी परपेचुअल होती है, तो उसका जो बेनिफिट है वो वन टाइम नहीं होता है, आपको लाइफ टाइम मिलता रहता है। जब तक आपने इक्विटी सेल नहीं की तब तक आपको बेनिफिट मिलता रहता है, इस स्वेट इक्विटी। अच्छा ना, अब पहला सवाल ये आता है कि क्या करना पड़ेगा अगर आपको स्वेट इक्विटी चाहिए तो, है ना, फर्स्ट। दूसरा, कौन से एम्प्लॉइज हैं, कौन से डायरेक्टर्स हैं जो एलिजिबल है स्वेट इक्विटी के लिए, और थर्ड, अगर स्वेट इक्विटी इशू करती है कंपनी तो उसके लिए कंडीशंस क्या क्या फुलफिल करनी है। तो अपने को इस टॉपिक में सिर्फ 3 ही चीजें पढ़नी है। पहला, कौन से सर्कमस्टांसेस में आप स्वेट इक्विटी इशू करते हो, दूसरा, एलिजिबिलिटी किसकी होती है, और थर्ड, अगर स्वेट इक्विटी इशू करना है कंपनी ने तो क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी है। ये 3 चीजें हैं इसके अंदर। सब लोग साथ में चलो। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन से सर्कमस्टांसेस में, कौन से केस में कंपनी स्वेट इक्विटी इशू करती है। अब यहाँ पे एक बड़ी छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन दी हुई है, देखो यहीं पे याद करते हैं हम लोग। सो दे सेइंग स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस इक्विटी शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज। तो 2 लोग, किस किस को आप दे सकते हो? या तो कंपनी डायरेक्टर्स को स्वेट इक्विटी देगी या फिर एम्प्लॉइज को स्वेट इक्विटी देती है ना। सो बस ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने मेन। सबसे पहले किसको जाएगा? डायरेक्टर्स, दूसरा एम्प्लॉइज। नाउ अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा था कि कैन कंपनी इशू शेयर्स एट डिस्काउंट? एक थप्पड़ मारू, अलाउड ही नहीं है। सिर्फ 2 एक्सेप्शंस पढ़े थे हम लोगों ने। पहला स्वेट इक्विटी, दूसरा कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू
इक्विटी अंडर सम CDR, याद आ रहा है? तो सिर्फ यही दो ऐसे केसेस हैं जहां पर कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पर ऑफर कर सकती है, अदरवाइज डिस्काउंट पर शेयर्स इशू करना अलाउड नहीं है ना? सो पहला जो एक्सेप्शन था उसमें स्वेट इक्विटी था. सो कैन स्वेट इक्विटी बी इशूड एट डिस्काउंट? द आंसर इज यस. सो सबसे पहले किसको दे रहे हो आप? डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज. इज इट इशूड एट डिस्काउंट? यस, इट कैन बी इशूड. अच्छा, इज इट कंपल्सरीली इशूड एट डिस्काउंट? जरूरी नहीं, इट मे बी इशूड एट डिस्काउंट. आप चाहो तो दे सकते हो, चाहो तो आप एट पार इशू करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सो दिस इज समथिंग विच कैन बी इशूड एट डिस्काउंट. हाँ, ये आगे क्या लिखा है? और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कंसिडरेशन अदर देन कैश? अच्छा, अब जैसे मेरे को रिवॉर्ड करना है ना, किसी एम्प्लॉई ने, कंपनी के किसी एम्प्लॉई ने कंपनी के लिए कोई आईपी डेवलप किया. आईपी इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो उसने कोई रिसर्च किया जिसकी बेसिस पे कंपनी ने एक पेटेंट ऑब्टेन किया. अब उसका बेनिफिट कंपनी को परपेचुअली मिलने वाला है, तो कंपनी को ऐसा लगा कि यार इसको मेरे को रिवॉर्ड करना है. रिवॉर्ड कैसे करना है? सपोज उसको 10 लाख रुपए का गिफ्ट आपको देना है, तो एक तरीका तो ये कि आपने उसको 10 लाख रुपए दे दिया कैश. अच्छा, दूसरा, अब जब आप 10 लाख रुपए दे देते हो, जब तक ही एन्जॉयज दैट मनी, उसके पास वो पैसा है, तब तक तो उसको बहुत अच्छी चीज़ें याद रहेगी. लेकिन जहाँ वो पैसा खत्म हुआ, वो रात गई वाली बात होती है. तो कंपनी ने ऑल्टरनेटिवली क्या सोचा? दे सेड इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम कैश, हम लोग उसे क्या करते हैं? शेयर्स दे देते हैं. अच्छा, शेयर्स का फायदा क्या है? जब तक कंपनी रहेगी तब तक शेयर्स रहेंगे, और जब तक शेयर्स रहेंगे उसके ऊपर बेनिफिट कंपनी को मिलता रहे, मतलब कंपनी को जो मिलेगा उसका एक पर्टिकुलर बेनिफिट हम लोग उस एम्प्लॉय को भी पास ऑन करते रहेंगे. आ रहा है समझ में? अच्छा, सी, अब जब भी आप कोई आईपी डेवलप करते हो, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को इंपैक्ट करती है. अगर कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा है, सो देयर आर ग्रेटर चांसेस किसको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा एंड स्टॉक में अप्रिसिएशन मिल जाएगा. सो जब आप स्वेट इक्विटी देते हो तो डिविडेंड के राइट्स भी उसको मिलते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो अगर कैपिटल गेन आपको कुछ मिल रहा है शेयर्स होल्ड करने पर, वो भी आपको बेनिफिट मिलता रहता है ना. सो इट कैन बी इशूड एट डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो सबसे पहले किसको जाएगा? डायरेक्टर्स. दूसरा, एम्प्लॉइज. डिस्काउंट, कंसिडरेशन अदर देन कैश. बस ये छोटी छोटी चीज़ें, इतना इतना आपको ध्यान रखना है. या अब ये आगे आपको रीजंस बताएं कि कौन से केसेस में कंपनी स्वेट इक्विटी कर सकती है. चेक करते हैं. सो दे सेइंग फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ IPR. व्हाट डू यू मीन बाय नो हाउ? नो हाउ इज टेक्निकल नो हाउ, मतलब कोई भी रिसर्च अगर आपने कंपनी के लिए किया है तो कंपनी उसके लिए आपको रिवॉर्ड दे सकती है. या फिर दूसरा, राइट्स इन द फील्ड ऑफ IPR. IPR इज व्हाट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. IPR क्या होते हैं? आपके सारे पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, कॉपीराइट हो गए, इंडस्ट्रियल डिजाइंस हो गई है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? ऑल दीज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, है ना. सो अगर कंपनी के किसी एम्प्लॉई ने कंपनी के लिए कोई IP डेवलप किया है, तो उस IP का भी बेनिफिट आपको ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए मिलता है, उसके परपेचुअल बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, है ना. सो उसको रिवॉर्ड भी आपने कैसे दिया? परपेचुइटी में आपने रिवॉर्ड दिया, और रिवॉर्ड किस फॉर्म में दिया? स्वेट इक्विटी के फॉर्म में रिवॉर्ड दिया. सो दो केसेस जहां पर हम लोग उसे रिवॉर्ड कर सकते हैं. पहला, टेक्निकल नो हाउ. सेकेंड, राइट्स इन द फील्ड ऑफ IPR. सब लोग साथ में. तो किस किस को जाता है? सबसे पहले डायरेक्टर्स. दूसरा, एम्प्लॉइज. क्या आगे? डिस्काउंट. सेकेंड, कंसिडरेशन अदर देन कैश. दो सर्कमस्टांसेस. पहला, नो हाउ, राइट्स इन द फील्ड ऑफ IPR. याद रहेगा सबको? अच्छा, और आगे ये लोग बोल रहे हैं सम वैल्यू एडिशंस. व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एडिशंस? जो आपकी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसको अगर आपने अपग्रेड किया है, इज सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू एडिशन, राइट. जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है, बस उसी में अगर आपने कोई इम्प्रोवाइजेशन किया है, इज व्हाट यू मीन बाय वैल्यू एडिशन. ठीक है. सो डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, डिस्काउंट, कंसिडरेशन अदर देन कैश, नो हाउ, IPR, वैल्यू एडिशंस. याद रहेगा? इज व्हाट यू मीन बाय स्वेट इक्विटी. तो ये तो पहली बात हो गई कि स्वेट इक्विटी होती क्या है. अब हम लोग ये देखते हैं कि किसे हम लोग इशू कर सकते हैं. अब यहां पर तो आपने बहुत ब्रॉडली बता दिया कि डायरेक्टर्स को दे दो, एम्प्लॉइज को दे दो. सवाल ये आता है कौन से डायरेक्टर्स और कौन से एम्प्लॉइज एक्चुअली में एलिजिबल है स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए. अब तुम्हारी मुराद. अब जैसे थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं कि हाउ पॉपुलर स्वेट इक्विटी इज इन इंडिया. अब थोड़ा सा वो एक ये रियलिस्टिक जो इसका व्यू है ना, वो एक बार समझते हैं. अच्छा, अब जैसे एक अमेरिकन कल्चर और इंडियन कल्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस देखोगे ना, तो अमेरिकन कल्चर अप्रिशिएट्स वर्क. किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो वी अप्रिशिएट, राइट. इंडियन कल्चर प्रीडोमिनेंटली आप बचपन से देखना, वो माँ बाप के माइंडसेट से देखना, इनफैक्ट आप सब अपनी अपब्रिंगिंग देखना, बहुत रेयरली आपको ऐसी फैमिलीज मिलेगी जहाँ पे पेरेंट्स हैव रियली अप्रिशिएटेड, यू नो. अभी के जो माँ बाप है ना, ये थोड़ा बहुत फिर भी एक
पॉजिटिव सेंस में मोटिवेशन आता है, जो एजुकेटेड लोग हैं थोड़ा बहुत एटलीस्ट वो तारीफ कर देते हैं। बाकी मतलब मेरा चाइल्डहुड मेरे को बहुत अच्छे से याद है, कुछ अच्छा किया बहुत बढ़िया, फुल स्टॉप, इसके आगे उनको शर्म आती है तारीफ करने में। अच्छा कुछ बुरा कर दिया पकड़ के धमेड़ देते हैं, और ऐसा धोते ना कि इंसान मतलब हिम्मत भी ना करे गलती करने की। तो वैसे ही अपना बचपन रहा है। अच्छा जैसा अपना बचपन रहा वैसे ही आप इवेंचुअली बनते हो एज अ पर्सन। तो आज अगर किसी को भी अप्रिशिएट करना है आपको, तो हम लोग ना बहुत सोचते हैं, अपने को शर्म आती है कि यार मैं तारीफ कैसे कर दूं किसी की। अच्छा सामने वाले की भी एक दिक्कत क्या होती है, गलती से अगर आपने ज़्यादा तारीफ कर दी तो वो ऐसी दुनिया में चला जाता है ना, उसको ऐसा लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, तो वो भी एक दिक्कत है। अब कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें बैलेंस करनी, तो एक ना माइंडसेट का बहुत डिफरेंस आ जाता है। अच्छा वर्क विथ एनी ऑफ दी अमेरिकन कंपनीज, वर्क विद द यूरोपियन कंपनीज, यहाँ पे आप कल्चर देखना, दे अप्रिशिएट, हर छोटी चीज़ अप्रिशिएट करते हैं। आपने कुछ थोड़ा भी कर दिया ना तो इतनी तारीफ करते तो अपने को लगता है कि वाह दे आर सो नाइस, पप्पी दे दूँ इसको, तो वैसी फीलिंग आती है अपने को ना, बाय डिफॉल्ट वो एक फीलिंग रहती है। इंडिया में वो कल्चर नहीं है। अच्छा अब जब अप्रिशिएट करने का ही कल्चर नहीं है, तो आपको लगता है किसी कंपनी का सीईओ ये रिकग्नाइज करेगा दैट आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से कंपनी को बहुत फायदा हुआ है, एंड क्योंकि कंपनी को फायदा हुआ है इसलिए मैं इसे रिवॉर्ड करता हूँ बाय कॉम्प्रोमाइजिंग माई इक्विटी और माई कंट्रोल इन द कंपनी। मैं अगर स्वेट इक्विटी दे रहा हूँ, मतलब एज अ प्रमोटर, एज अ सीईओ, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, मेरा कंपनी में कंट्रोल कम हो रहा है, कितना भी कम हो, भले 1% कम हो रहा हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम हो रहा है, तो विल आई पार्ट विथ माई इक्विटी जस्ट टू रिवॉर्ड समवन एल्स? तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। अच्छा सो एक बात बिल्कुल क्लियर है, स्वेट इक्विटी इज ऑलवेज गिवन एज अ रिवॉर्ड, है ना, मतलब कभी भी हम लोग ये, इसका दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, अल्टीमेटली आपको उसको क्या हो रहा था भाई, भूकंप तो नहीं था ना, नहीं ना, हाँ पहले भी हो रहा था, अभी हो रहा, सेट, हाँ। तो रिवॉर्ड करने के लिए आप क्या करते हो, उसे बेसिकली स्वेट इक्विटी ग्रांट करते हो, है ना। अच्छा अब क्योंकि मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा था कि इंडिया में क्या होता है, यूएस में क्या होता है, बिकॉज इंडिया में भूकंप आता है हाँ, इंडिया में ना ऑनेस्टली स्वेट इक्विटी इतनी पॉपुलर नहीं है, ना ही कंपनी का मैनेजमेंट ये चीज़ रियलाइज़ करता है और रिकग्नाइज करता है, एंड ना ही एम्प्लॉयज़ ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको स्वेट इक्विटी मिलेगी। और दूसरा आप एक ये भी समझना कि सपोज मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ आज कि मेरे को आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे को आपको गिफ्ट देना है ना एग्जाम्पल मेरे को आपको गिफ्ट, अरे शट अप हो जाओ पहले तुम, सुनो मेरी बात सुनो, कि मेरे को आपको गिफ्ट दे रहा है। अब गिफ्ट दो चीज़ें हो सकती है, या तो मैंने आपको कैश दे दिया या फिर मैंने आपको कोई चीज़ दे दी, है ना। इंसान हमेशा क्या करता है, तू कैश दे दे, तो कोई चीज़ मत दे, चीज़ देगा ना वो हमको पसंद आए ना आए कोई भरोसा नहीं, और तेरी चॉइस थर्ड क्लास ही है, तो तू हमको पैसे दे दे। तो अपना बाय डिफॉल्ट ना माइंडसेट ही वही है कि यार कैश मिला, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, बाकी अब हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, वो वाला अपना एटीट्यूड होता है। तो अपने यहाँ पे आज भी प्रेफरेंस ना कैश को लेके ज़्यादा है। तो आपको जेन्युइनली अगर किसी को रिवॉर्ड भी करना हो ना, तो हम लोग ऑन दी अदर साइड यही सोचते हैं कि एक बार कैश दे दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका ऑब्लिगेशन खत्म हो गया। तो कहाँ डिफरेंस आ जाता है ना, आई थिंक वो एक अप्रोच और एटीट्यूड का डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू अमेरिकन कल्चर एंड इंडियन कल्चर। अच्छा ये सब थॉट्स इंग्लिश लॉ से ड्रॉ किए हम लोगों ने कि वहाँ पे ऐसा होता तो हम लोग भी ऐसा करेंगे, बट इंडिया में आई थिंक ये जितने भी प्रोसीजर्स आप पढ़ोगे यहाँ पर, सबसे अनपॉपुलर कॉन्सेप्ट अगर कोई है सो दैट इज स्वेट इक्विटी, हम लोग नहीं रिकग्नाइज करते। अच्छा कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जहाँ पे पास्ट में कंपनीज हैव डन स्वेट इक्विटी, बहुत रेयर, मतलब आप जेन्युइनली एक बार गूगल सर्च करना, आपको मिलेगा, पता चलेगा कि कितनी कंपनीज ने एक्चुअली स्वेट इक्विटी की। अगर मैं अभी बोलूँ कि ईसॉप पे सर्च करो तो आपको हर तीसरी कंपनी में ईसॉप मिल जाएंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। बट अगर आप स्वेट इक्विटी सर्च करने जाओगे ना तो एटलीस्ट 3 पेजेस गूगल के आपको सर्च करने पड़ेंगे। एंड अगेन ह्यूमन ट्रेट, पता नहीं कितने लोग गूगल के सेकंड पेज पे जाते हैं। आई थिंक फर्स्ट पेज पे जो 20 ऑप्शंस आपको मिलते हैं दोज आर द बेस्ट ऑप्शंस वी हैव, सेकंड पेज में हम लोग कभी पहुंचते ही नहीं है। तो फॉर एनी वर्ड सर्च नीचे गूगल आपको बता देता है कि इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उसमें बहुत सारे 0 नंबर रहते हैं। वो नंबर अपने को अगर कॉमा लगाओ तो पढ़ने में भी, क्योंकि इतनी मैथ अपने को सिखाई नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल होता है। बट आई थिंक फर्स्ट पेज इज़ द लास्ट पेज फॉर अस। सो थोड़ी सी क्रिटिकल चीज़ें हैं विद रिस्पेक्ट टू स्वेट इक्विटी। अच्छा ना, ये कुछ इंस्टेंसेस हैं, बहुत रियल साइट ऑफ स्वेट इक्विटी नहीं है, बट ठीक है आप आई थिंक कनेक्ट कर पाओगे। और मैंने शायद बताया भी होगा यार, इसमें ना सबसे पॉपुलर स्टोरी ना ये एक बिस्लरी की थी, और जो शायद सूरज सर ने भी आपको बताया होगा, वो भी काफ़ी पोच करते हुए वाला एक बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल था। और दूसरा कोलगेट का था, कोलगेट का भी आपने शायद सुना होगा, नहीं? अब तो सुना होगा तो भी नहीं बोलोगे तुम लोग।
नहीं सुना, ओके ठीक है। तो कोलगेट का भी ऐसे ही कुछ है कि लाइक ओवरऑल आप आज जैसे आप कोलगेट की पॉपुलैरिटी देखते हो, इट हैज़ बिकम अ सिनोनिम ऑफ टूथपेस्ट। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन पीपल हैव टू से दैट पेस्ट खरीद लो, हम लोग बोलते हैं कि कोलगेट खरीद लो। तो क्यों? क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी इतनी है। कुछ ब्रांड्स ऐसी जो जेन्युइनली इस तरीके से पॉपुलर हो गई। अब जैसे ये सोशल मीडिया, आप जितने भी पेजेस, तो हम लोग अब यही बोलते हैं कि व्हाट्सएप कर ले तू या इंस्टा कर ले। तो अब ये वर्ड्स बन गए हैं एक्चुअली में, जो एक्चुअली में बिजनेसेस के नाम थे, वो इनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि वी रेफर द बिजनेस बाय दैट पर्टिकुलर नेम, राइट? वी रेफर द एक्टिविटी बाय दैट पर्टिकुलर ब्रांड नेम। तो कोलगेट का भी वैसे ही कुछ था कि sales of the company were dramatically down. So just to punch up the sales, the CEO of the company, they called for a meeting. They called for a global summit, जहाँ पे the only question before the entire management was how to boost sales. आपको कैसे वापस से शूट अप करना है। तो सभी एम्प्लॉयज़ को बुलाया, सारे कंपनी के टॉप से लेके मतलब लोअर लेवल जितना भी जो मतलब इंटेलेक्चुअली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते थे कंपनी की एक्टिविटीज़ में, सबको इन्वाइट किया। एंड सेड क्या ऐसा करें कि वापस से सेल्स में हम लोग को थोड़ा सा एक पंच मिल जाए कि वी बैक टू बिजनेस। तो सबके अलग अलग थॉट्स थे। और इंडिया में एक चीज़ आई थिंक जो बहुत कन्वीनियंटली हमेशा से चलती आ रही है और चलेगी, फ्री। सो जब भी आप बोलते हो ना दिस इज़ फ्री, ल्योर्स द पीपल, अपने को बहुत बड़ा अच्छा लगता है कि यार कुछ फोकट में मिल रहा है। तो वो अब हमेशा देखना, मैं जितने भी ऐड देखता हूँ ना, आई थिंक बड़ा एक्साइटिंग लगता है। यू गो टू शॉप समथिंग, पर्टिकुलरली आप किसी रिटेल शॉप पे जाना, वहाँ पे दो प्रोडक्ट्स आपको आपके सामने साबुन है, एक नॉर्मल सोप है, दूसरा उसमें लिखा हुआ है 10% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा। जहाँ अपने को 20% एक्स्ट्रा देखता है ना, इमीडिएटली वी पिकअप। और वो जब वो लिखते हैं 20% एक्स्ट्रा, उसको येलो कलर में ऊपर रेड से लिख देते हैं कि यू कैनॉट, योर आईज कैनॉट मिस इट। तो बाय डिफॉल्ट ह्यूमन टेंडेंसी कि अपन लोग वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट उठा लेते हैं, या फिर अ पैक ऑफ 3 रिबन लगा के उसके ऊपर बड़ा प्राइस लिख देते हैं, 120 रुपीज़, कट करके लिख दिया 100, 20 रुपये कम उठा। तो माइंडसेट वैसा हो गया अपना। तो बहुत सारे लोगों ने ये सजेशन दिया कि भाई आप प्राइस कम कर दो, आप डिस्काउंट देना चालू कर दो, एक ब्रश साथ में फ्री दे दो, ये सब XYZ अलग अलग कॉम्बोज थे। तो वन ऑफ द एम्प्लॉइज ही सजेस्टेड दैट सिर्फ जो नॉब है, जो माउथ है पेस्ट का, उस माउथ की साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दो। तो अब सब लोग ये सोचते बोले यार क्या, मतलब बहुत ही स्टूपिड सी बात है कि माउथ की साइज़ बड़ी कर दो। अच्छा, माउथ की साइज़ बड़ी करने का फ़ायदा क्या होता है कि जब आप प्रेस करते हो तो एक तो अच्छा सुबह कोई बहुत कॉन्शियस नहीं होता है। आई थिंक 90% ऑफ टाइम व्हेन यू हिट द वॉशरूम ऐसे करके तो आप चलते हो, कुछ समझ में आता है। द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ यू पिक अप योर ब्रश, पानी लगाया नहीं लगाया कोई भरोसा नहीं है, और सीधे ये पेस्ट उठाया। आप ये भी नहीं सोचते हो कि कितना क्या लगा रहे हो, सट्ट करके ऐसे घुमा देते हो, लग गया तो नसीब, नहीं आया तो बाजू वाले के नसीब। तो बस ये अपन लोग निकालते हैं एंड यू प्रेस द पेस्ट विद द सेम सेम फ्रीक्वेंसी। तो आप प्रेस करते हो। अब जब उसका माउथ बड़ा है, नेचुरली ज़्यादा पेस्ट बाहर आएगा, ज़्यादा पेस्ट आएगा, तो बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली आपके सेल्स ऊपर हो जाते हैं। एंड विद दिस द कंपनी एक्चुअली reckoned that there was a 60% shoot in their sales. They followed the same over coming quarters, और eventually the company bounced back without any further offers. तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पेस्ट को हल्का सा आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, उसका फॉर्म जो थोड़ा सा सॉलिड था उसको हल्का सा लिक्विडिश कर दिया एंड दे इंक्रीज द साइज ऑफ द नॉब, उसका माउथ साइज बढ़ा दिया। तो व्हेन यू प्रेस इट ज़्यादा फ्लो होता है, तो वो ज़्यादा फ्लो होता है तो सेल्स बढ़ गया। अब नाउ ये मैं आपको ये सब बातें यहाँ क्यों बता रहा हूँ, टू रिवॉर्ड दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉई स्वेट इक्विटी वॉज ग्रांटेड। तो अब बहुत रेयर केसेस आपको मिलेंगे अपने यहाँ पे, और एटलीस्ट इंडियन पैलेंस में तो लाइक आई सेड पहले भी आपको कि बहुत कम ही चांसेस है, बट इन केसेस में स्वेट इक्विटी कंपनी ने पास्ट में इशू किया है। गंदे लोगों समझो इधर, हाँ। सो स्वेट इक्विटी तुम्हारी शक्लों पे दिख जाता है यार, तुम्हारी शक्लों पे ही दिख जाता है। चलो हाँ, सो सबसे पहले किस किस को आप स्वेट इक्विटी दे सकते हो बोलते हो फटाफट? डायरेक्टर्स, दूसरा एम्प्लॉइज, फिर डिस्काउंट, कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसके बाद नो हाउ एंड IPR, है ना, वैल्यू एडिशंस। याद रहेगा सबको? चलो अब ये देखते हैं कि कौन से एम्प्लॉइज एक्चुअली में एलिजिबल है फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स। चेक कर देना यार, अभी ये डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इस पे ना केस लॉ बनते हैं, और ये लोग क्या करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको बड़ी सी स्टोरी बना के दे देंगे, एंड ये इसमें से ही छोटी छोटी ट्रिक्स निकालते हैं। जैसे मैं आपको खैर क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या बनते हैं। चेक करना फर्स्ट।
तो दे सेइंग अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हुज बीन वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट एम्प्लॉय? सर्टन प्रोबेशन पीरियड जिसका खत्म हो गया. परमानेंट एम्प्लॉय मतलब जिसके पास एक्चुअली में लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है, इज अ परमानेंट एम्प्लॉय, है ना. कि तू शक्ल से ही बहुत परमानेंट दिखता है कि छोड़ के नहीं जाएगा कंपनी को, तो तू परमानेंट है. इट डजंट मेक सेंस. सो हु इज द परमानेंट एम्प्लॉय who's got letter of appointment from the company that he is on records of the company is a permanent employee. So पहला permanent employee. अच्छा, कहाँ पर काम कर रहा है? इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. तो सबसे पहले कौन एलिजिबल है? अ परमानेंट एम्प्लॉय इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. सेकंड, अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर और नॉट. अच्छा, डायरेक्टर्स को हम लोग दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, है ना. सो होल टाइम डायरेक्टर्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं. तो आप कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो या फिर आप कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों एलिजिबल है. सो पहला कौन है? परमानेंट एम्प्लॉय इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया. दूसरा, डायरेक्टर होल टाइम और नॉट, मतलब ये मे भी रेगुलर डायरेक्टर आपका, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है. आगे देखना, अब ये थोड़ी सी ट्रिकी पार्ट इसका. थर्ड पॉइंट आएगा ना. हाँ, थर्ड देखना, एन एम्प्लॉय और अ डायरेक्टर ऑफ अ सब्सिडरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. इसको ना आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेना. तो पहला पार्ट किसके बारे में बात कर रहा है? एन एम्प्लॉय और अ डायरेक्टर ऑफ अ सब्सिडरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. मतलब आप कौन सी कंपनी हो? होल्डिंग कंपनी हो. आप कौन सी कंपनी हो? होल्डिंग कंपनी हो. और आपकी कोई सब्सिडरी का एम्प्लॉय या फिर डायरेक्टर जो इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया में. अच्छा, कंपनी इंडिया में है कि मतलब कंपनी इंडिया या आउटसाइड इंडिया में, उस कंपनी का एम्प्लॉय इंडिया या आउटसाइड इंडिया में? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूँ? वो सब्सिडरी इंडिया के बाहर है या फिर वो एम्प्लॉय इंडिया के बाहर है और सब्सिडरी इंडिया में? बोलो भैया. सब्सिडरी इंडिया में है और एम्प्लॉय इंडिया के बाहर है. अच्छा, यही लाइन यहां पे भी दिख रही है, एक बार रीड कर लो, समझ में आ जाएगा आपको क्या पूछ रहा हूं. सिर्फ फर्स्ट पार्ट पढ़ना और के पहले. सब्सिडरी के लिए वो मॉडिफायर है इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, या फिर एम्प्लॉय या डायरेक्टर के लिए वो मॉडिफायर है इंडिया आउटसाइड इंडिया? बोथ. बोथ तो पॉसिबिलिटी नहीं है. इट्स अ मॉडिफायर किसी भी एक को मॉडिफाई करता है. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूं? ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं. सब्सिडी इंडिया आउटसाइड इंडिया. अच्छा, अब ये सुनना, हाँ, ये अगेन ग्रामर के रूल्स होते हैं. सी, यहाँ पर जब आप बोल रहे हो ना कि ये इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, दिस एक्ट्स एज अ मॉडिफायर. और मॉडिफायर हमेशा उसके पास जो वर्ड होता है उसको मॉडिफाई करता है. ओके, सो जब आप बोल रहे हो ना इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इट इज मॉडिफाइंग सब्सिडरी, नॉट एम्प्लॉय और डायरेक्टर. तो ये सब्सिडरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया है, एम्प्लॉय कहीं का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि एम्प्लॉय डायरेक्टर इंडिया आउटसाइड इंडिया है या फिर सब्सिडरी इंडिया आउटसाइड इंडिया है? सब्सिडरी इंडिया आउटसाइड इंडिया है. ठीक है, मतलब सब्सिडरी आपकी इंडिया के बाहर हो तो भी चलेगी, इंडिया में हो तो भी चलेगी. अच्छा, अब सब्सिडरी इंडिया के बाहर है और उसका एम्प्लॉय भी इंडिया के बाहर है, तो क्या कवर्ड है? बिल्कुल कवर्ड है. गो बैक टू द फर्स्ट पॉइंट वापस से, है ना. पहला पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा था? कंपनी के बारे में बात कर रहा था. सेकंड पॉइंट उसी कंपनी के डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा है. थर्ड पॉइंट उस कंपनी की सब्सिडरी के डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज के बारे में बात करें. तो फिर एम्प्लॉय कहीं पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण आपने रिस्ट्रिक्ट किया ही नहीं है. आ रहा है समझ में? तो सब्सिडरी इंडिया में भी हो सकती है या फिर इंडिया के बाहर भी हो सकती है. ध्यान रखना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. हाँ, आगे देखना, और ऑफ अ होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी. अच्छा, आप बोल रहे हो ऑफ द होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी, तो आप कौन हो? आप सब्सिडरी हो और आपकी होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉय या डायरेक्टर्स. लेकिन ये होल्डिंग कंपनी इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया में है, या दोनों जगह है? हाँ जी, नहीं मैम, बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिल जाएगी जिसकी होल्डिंग कंपनीज बाहर है.
क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूँ? सब्सिडरी इंडिया में भी चलेगी, आउटसाइड इंडिया भी चलेगी। जब आप सब्सिडी की बात कर रहे थे तो आप कौन थे? होल्डिंग कंपनी थे। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आप सब्सिडरी हो, मतलब आप जो कंपनी हो वो सब्सिडरी है, और आपकी होल्डिंग कंपनी, अब वो इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, या दोनों ही जगह है? इंडिया आउटसाइड इंडिया? बिल्कुल भी नहीं, इंडिया बाय डिफॉल्ट इंडिया, है ना। कोई चीज़ मॉडिफाई कर ही नहीं रही है उसको, यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है, सो बाय डिफॉल्ट इंडिया। अच्छा सुनना, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखता, एन एम्प्लॉय और अ डायरेक्टर ऑफ अ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो दोनों जगह होते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो अगर उनका इंटेंशन वही होता है कि मेरे को दोनों को इंडिया आउटसाइड इंडिया का रखना है, तो मैं क्या लिखता? सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी इंडिया और आउटसाइड इंडिया। समझ में आ रहा है? इस वजह से तो होल्डिंग कंपनी कहाँ पे है? इंडिया। सब्सिडरी कहाँ है? इंडिया आउटसाइड इंडिया। और उस कंपनी का एम्प्लॉय या फिर डायरेक्टर, ये कौन है? ये सब एलिजिबल है स्वेट इक्विटी के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले कौन? परमानेंट एम्प्लॉय इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, है ना। अच्छा दूसरा, डायरेक्टर फुल टाइम और नॉट। थर्ड, एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ अ सब्सिडरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और ऑफ अ होल्डिंग कंपनी। याद रहेगा एवरीवन? चलिए, सो ये सारे के सारे आपके एलिजिबल एम्प्लॉयज थे जो स्वेट इक्विटी ले सकते हैं। हाँ जी, अब लास्ट पार्ट इसका एक बार ये देख लेते हैं कि कंडीशंस क्या क्या है। अगर कंपनी ने स्वेट इक्विटी इशू करना है तो कंडीशंस क्या क्या है। हाँ भैया, तो बिफोर यू स्टार्ट दैट एक बार फटाफट ये टॉपिक लिख लो जल्दी जल्दी से। यस सर। इंडिपेंडेंट इसमें आता है, ईसॉप में इंडिपेंडेंट एक्सक्लूडेड है, इसमें इंडिपेंडेंट को दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। हाँ, सो स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको देते हैं? दे आर इशूड टू, ओ बाय द वे संडे को टेस्ट है चैप्टर 1, है ना, संडे चैप्टर 1। अच्छा, चैप्टर 2 थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, है ना। सो ये अभी आप जो भी पढ़ रहे हो इसे मान के चलना बोनस बायबैक। अच्छा जान दो, एक थप्पड़ मारो ले। किसको देते हैं हम लोग? डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज। हाँ, अब सबसे पहले इट कैन बी इशूड फॉर डिस्काउंट, या फिर दूसरा कंसिडरेशन, अदर देन कैश। और कौन से 2 एरियाज में? पहला फॉर सम टेक्निकल नो हाउ, और दूसरा राइट्स इन द फील्ड ऑफ IPR। यश का अच्छा उधर बैठा हुआ है, क्या हुआ? हाँ, नाउ एलिजिबिलिटी, चलो जल्दी जल्दी से देखते हैं ना। सबसे पहले फर्स्ट कौन एलिजिबल है? अ परमानेंट एम्प्लॉय। अच्छा, परमानेंट एम्प्लॉय कहाँ कहाँ पर है? इंडिया और मे बी आउटसाइड इंडिया। सेकंड, इस कंपनी का डायरेक्टर या तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ED इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, NED इज नॉन एग्जीक्यूटिव। अ होल टाइम डायरेक्टर इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सेकंड आपका परमानेंट एम्प्लॉय, सॉरी डायरेक्टर। और थर्ड, एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स
किसके? या तो सब्सिडरी के या फिर होल्डिंग कंपनी के। और ये सब्सिडी कहाँ कहाँ हो सकती है? या तो इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। तुम क्या नशा वशा करते हो रात को? कैसे करते हो? थोड़ी थोड़ी देर में तुमको क्या कुछ आता है अंदर से? इडियट्स। आज कहाँ पाकिस्तान? अंडर 19। अब ऐसे दिन आ गए, मतलब अंडर 19 देखो। अब चलो इधर देखो, शर्म करो। वो अंडर 19 वाले खेल रहे, तुम यहाँ खे 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 कर रहे हो सालों गधो। हाँ भैया, तो ये सब क्या है? कंडीशंस है स्वेट इक्विटी की। अच्छा, मैंने ना लास्ट सेशन में आपको एक चीज़ बताई थी, ये मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा हूँ, इसके बाद से पनिशमेंट दूंगा इस चीज़ के ऊपर। जब भी कंपनी फर्दर इक्विटी इशू करेगी, है ना, जब भी कंपनी फर्दर इक्विटी इशू करेगी, उसे जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल उस कंपनी में कम हो जाता है। सो जब भी कंपनी फर्दर इक्विटी इशू करेगी, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की परमिशन लेते हो। कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन, है ना। और उसका रीजन बहुत सिंपल है कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उनका कंट्रोल कंपनी में कम हो जाता है, इसलिए आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। डीवीआर में आपने स्पेशल पास नहीं किया था, ऑर्डिनरी पास किया था। क्यों? क्योंकि उसमें वोटिंग नहीं थी, तो आपके कंट्रोल में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अच्छा, स्वेट इक्विटी जब कंपनी इशू करती है, डू योर स्वेट इक्विटी कैरीज वोटिंग राइट? वोटिंग राइट्स रहते हैं इसके ऊपर? डेफिनेटली रहते हैं। तो जब वोटिंग राइट रहता है, मतलब कौन सा रेजोल्यूशन पास करोगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन सी मीटिंग में? जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना। सब लोग साथ में? हाँ। सो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे? चेक करना ये। अच्छा, आर्टिकल्स अथॉरिटी रहता है, लिखा है तो भी रहता है, नहीं लिखा तो भी रहता है, आपको चेक करना ही करना है। तो पहला आर्टिकल्स में अथॉरिटी, दूसरा जनरल मीटिंग में आपने क्या करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। ठीक है। अच्छा, एक बार ये फटाफट पहले कंडीशंस देख लेते हैं, बाद में हम लोग लिखेंगे आराम से बैठ के। सेकंड देखना, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? इधर ध्यान देना जरा। सी, आप लोगों ने ना ये पढ़ा है कि जनरल मीटिंग में दो रेजोल्यूशंस होते हैं। कौन से? ऑर्डिनरी और स्पेशल। नाइस। जैसे दो रेजोल्यूशंस होते हैं ना, वैसे ही जनरल मीटिंग में जितने भी बिजनेसेस हम लोग कैरी आउट करते हैं, राइट, जितने भी बिजनेसेस आप कैरी आउट करते हो, वो बिजनेसेस को भी आप दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हो, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। ओके। ऑर्डिनरी बिजनेस एक्ट में लिखे सिर्फ 4: अड्डा, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ये अभी याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई लोड नहीं लेना है आपको, ये हम लोग सब जनरल मीटिंग में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपको ये ध्यान रखना है कि बिजनेसेस कितने कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं? दो। कौन से? ऑर्डिनरी, स्पेशल। ऑर्डिनरी सिर्फ 4 ही होते हैं। ओके। इन 4 को छोड़ के जो भी 5वां बिजनेस होता है, वो सबके सब स्पेशल बिजनेस होते हैं। ठीक है। तो 4: अकाउंट्स, डिविडेंड, रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ये 4 कौन से बिजनेस है? ऑर्डिनरी। अकाउंट्स, डिविडेंड, रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ये 4 ऑर्डिनरी। इसके अलावा 5वां बिजनेस कौन सा होगा? स्पेशल। अच्छा, क्योंकि स्पेशल बिजनेस कंपनी हर साल नहीं करती है, ओके, क्योंकि कंपनी स्पेशल बिजनेस हर साल नहीं करती है, इसलिए आपको शेयर होल्डर्स को जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि आप वो बिजनेस क्यों कैरी आउट कर रहे हो। अच्छा, ऑर्डिनरी बिजनेस, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल, हर साल बिजनेस कर रहा हूं, बैलेंस शीट बनाऊंगा, पीएनएल बनाऊंगा, शेयर होल्डर्स के सामने रखूंगा, तो ये ऐसी एक्टिविटी जो मैं हर साल करता हूं। स्पेशल बिजनेस वो होता है जो कंपनी सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही करती है, हर साल नहीं करती है, उसे हम बोलते हैं स्पेशल बिजनेस, है ना। जैसे अब आपके केस में आप देखना, आप कपड़े रोज पहनते हो लेकिन पढ़ाई रोज नहीं करते हो, तो ऑर्डिनरी बिजनेस कौन सा हुआ? स्पेशल बिजनेस कौन सा हुआ? कपड़े पहनना ऑर्डिनरी है और आप पढ़ाई नहीं करते हो, ये स्पेशल है, 2 सालों।
तो स्पेशल बिजनेस क्या होता है, जल्दी से बता दो फटाफट, अब याद रहेगा तुमको। हाँ, तो अब जब भी कंपनी स्पेशल बिजनेस करती है, सुनना जरा, जब भी कंपनी स्पेशल बिजनेस करती है तो उसको शेयर होल्डर्स को जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? उस जस्टिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। सब लोग साथ में। तो कौन से केस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है? स्पेशल बिजनेस। स्वेट इक्विटी हर साल करते हो? नहीं। कौन सा बिजनेस है? स्पेशल बिजनेस, इसलिए क्या दोगे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। उसका जस्टिफिकेशन रहता है कि क्यों कंपनी कर रही है एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? सब लोग साथ में? नाइस। सो सेकंड क्या करोगे आप? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नोटिस के साथ अटैच करोगे। अच्छा, आगे देखना। थर्ड, दे सेइंग इस रेजोल्यूशन की वैलिडिटी कितनी होगी? 12 मंथ्स, है ना। 12 महीने के अंदर अंदर आपने स्वेट इक्विटी पूरा के पूरा कंप्लीट करना है। कब से 12 मंथ्स? जब भी आपने रेजोल्यूशन पास किया उससे 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपने स्वेट इक्विटी कंप्लीट करना है। हाँ यार, अब ये पॉइंट पढ़ना फोर्थ, वापस से इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है ना, क्योंकि लिमिट दी हुई है आपको। कितनी स्वेट इक्विटी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को या डायरेक्टर्स को ऑफर कर सकती है? चेक करो जरा। सो लोग क्या बोल रहे हैं? इट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इन अ ईयर और द शेयर्स ऑफ द इशू वैल्यू ऑफ ₹5 crore, विच एवर इज हायर। तो अच्छा, इसका क्या मतलब है? एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, बस ये हमेशा सी डीवीआर के अंदर जब आप लिमिट कैलकुलेट करते हो तो उसमें पोस्ट इशू था। जब आप बोलते हो ना पोस्ट इशू, मतलब इशू के बाद की कैपिटल, तो उसमें डीवीआर भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, राइट। लेकिन यहां पर पोस्ट इशू नहीं देखना है आपको, यहां पर सिर्फ क्या देखना है? जो हाल फिलहाल में मेरी इक्विटी है उसका 15%। एग्जाम्पल से समझते हैं। बाकी किसी भी चीज का कोई सेंस नहीं, बस इतना ही पार्ट ध्यान रखना है इसके अंदर। इक्विटी कितनी दिख रही है? 10। प्रेफरेंस कितनी है? 5 crore। अच्छा, जो प्रपोजल है, प्रपोजल यह है कि कंपनी को 2 करोड़, यहां पर 2 करोड़ के स्वेट इक्विटी इशू करने हैं। बोलो, कर सकती है क्या? मैम कैल्सी नहीं लगेगा। थोड़ा ऐसे करना स्टार्ट करो ना उंगलियों पे, कब तक अपने को कैल्सी कैल्सी करना है? ये तो बिल्कुल बच्चों वाला कैलकुलेशन है। कर सकते हैं? कैसे निकाला? 10 करोड़ का 25, तो मैम अभी छोड़ दो, 25 के 15% ना, 25 पेंस के बाद बात करते हैं। 10 करोड़ का 15%। सुनो एक मिनट, आप पहली बात प्रेफरेंस लेना है नहीं, क्यों? इक्विटी के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करना, प्रेफरेंस पे मत करना, ठीक है। सो देयर सेइंग एग्जिस्टिंग इक्विटी, एग्जिस्टिंग मतलब मेरी एग्जिस्टिंग कितनी है? 10। अच्छा, अगर इन्होंने ये बोला होता ना पोस्ट इशू, तो उस केस में 10 + 2 12 करोड़ पे कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन यहां पर ये लोग क्या बोल रहे हैं? एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी, तो कैलकुलेशन कितने पे करोगे? 10 करोड़ पे। तो 10 करोड़ का कितना परसेंट? 15%। कितना हो गया? 1.5 करोड़। और दूसरा क्या दिया हुआ इसमें? 5 करोड़, विच एवर इज हायर। तो हायर कितना होता है? 5 करोड़। कितना प्रपोज्ड है? 2 करोड़। तो यहाँ पे 5 करोड़ का स्वेट इक्विटी हो सकता है, अलाउड। कितने को नहीं समझ में आया? ओके, सुना। प्रोविजंस पढ़ते हो तो उसमें क्या बताया? 15% ऑफ पेड अप इक्विटी, है ना। अभी आंसर आपका वापस से चेंज हो जाएगा, अभी सिर्फ यही पार्ट समझना। और 5 करोड़, 5 करोड़ आपको अमाउंट के टर्म्स में दिया हुआ है, एंड 15% आपको परसेंटेज के टर्म्स में दिया हुआ है ना। सो 15% मेरे को किसका निकालना है? मेरी एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी। एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी कितनी है? 10 करोड़। तो 10 करोड़ का 15% मतलब कितना हो गया ये? 1.5 करोड़। और दूसरा क्या दिया हुआ था आपको? 5 करोड़, विच एवर इज हायर। अब दोनों में से ज़्यादा अमाउंट कौन सा है? 5 करोड़ का। तो 5 करोड़ कर सकते हैं, बराबर है। सब लोग साथ में। तो जितना आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में अगर मेरे को यहाँ पे 2 करोड़ का स्वेट इक्विटी इशू करना है तो कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है ना। ये क्लियर है सबको? अच्छा, इसके आगे देखना। सेकंड, ये क्या बोल रहे हैं? ये वाली जो लिमिट है ना, 1 साल की लिमिट है इन अ ईयर। ये कौन सी लिमिट है?
1 साल की लिमिट है। आगे पढ़ना, एंड 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम। ये वाली लिमिट आपकी लाइफ की लिमिट है, मतलब पूरी लाइफ में कंपनी कितनी स्वेट इक्विटी कर सकती है? 25% ऑफ योर पेड अप इक्विटी, 15% एक साल में। सो 15% ऑफ 5 करोड़ विच एवर इज हायर, 1 साल की लिमिट है, और लाइफ की लिमिट कितनी है? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। सिंपल, आ रहे समझ में? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा, अब यहाँ पे लाइफ की लिमिट कितनी होगी? उसी एग्जाम्पल में 10 करोड़ पेड अप इक्विटी थी मेरी, उसका 25% मतलब कितना हो गया? 2.5 करोड़ रुपए। कितना कर रहा हूँ मैं? 2 करोड़ रुपए। इज दैट अलाउड? अलाउड है। अगर मैं आपसे यही 5 करोड़ के लिए पूछता कि मैं 5 करोड़ की स्वेट इक्विटी कर रहा हूं, तो कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। क्यों? ओके, हाँ, इस केस में कर सकते। मैं 5 की पूछ रहा हूं आपसे। 2 करोड़ कर सकते सर, 2 में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 करोड़ होता तो कर सकते थे क्या? नहीं। क्यों? 2.5 की लाइफ की मैक्सिमम लिमिट है। तो भले ही आपको 5 करोड़ अलाउ करता है, लेकिन लाइफ की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 2.5 करोड़, तो उसके आगे नहीं जा सकते थे। नहीं समझा? सुनो एक मिनट, इधर देखना। मैंने 2 अलग अलग एग्जाम्पल्स पूछ रहा था आपसे। पहले वाला केस, इसमें प्रपोजल क्या है? 2 करोड़ का है ना। अच्छा, इसकी अगर मैं आपसे 1 साल की लिमिट पूछता हूं, तो परसेंटेज के हिसाब से 1.5 करोड़ आती है ना। और लाइफ की लिमिट कितनी है? 2.5, मतलब पूरे लाइफ में कंपनी कितना स्वेट इक्विटी कर सकती है? 2.5 करोड़ की, बराबर है। अच्छा, ईयर में आपको एक अमाउंट और दिया था 5 करोड़, विच एवर इज हायर। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि मैं इस केस में क्या 2 करोड़ का स्वेट इक्विटी कर सकता हूं, तो आपका आंसर ईयर के हिसाब से यस था, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? 1.5 और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। 5 करोड़ की लिमिट थी, कितना कर रहा हूं? 2 करोड़ अलाउड है। अच्छा, लाइफ के हिसाब से कितना अलाउड है मैक्सिमम? 2.5। मैं कितना कर रहा हूं? 2, तो भी अलाउड है। अच्छा, सेकंड केस में हम लोगों ने ये प्रिज्यूम किया था कि कंपनी कितना स्वेट इक्विटी कर रही है? 5 करोड़ का। अब 5 करोड़ का ईयर के हिसाब से, इज दैट अलाउड? अलाउड है, विच एवर इज हायर। लेकिन लाइफ के हिसाब से अलाउड है क्या? नहीं, तो नहीं कर सकते हो। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2.5 करोड़ हो सकता है। आ रहा है समझ में एवरीवन? ये क्लियर है सबको? यार, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि लाइफ की लिमिट कितनी है और ईयर की लिमिट कितनी है। दिल गिव यू दी सिचुएशंस, देन दिल आस्क यू व्हाट कैन बी डन। ऑलरेडी, मतलब ऐसा बोल रहे हो ना कि ऑलरेडी आपने 1.5 करोड़ की स्वेट इक्विटी कर दी है, तो अगले साल 1 करोड़, 10% का। यस, बट एक छोटा सा चेंज आएगा इसमें। क्या? आप जब स्वेट इक्विटी इशू करोगे ना, तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी 1.5 करोड़ से। तो अगले साल जो कैलकुलेशन करोगे ना, वो 10 पे नहीं करोगे, वो 11.5 पे करोगे। तो 11.5 का बैलेंस परसेंटेज वो माइनस हो जाएगा, 1.5 माइनस हो जाएगा आपका। हाँ, 1.5 करोड़ माइनस हो जाएगा, बराबर है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या करना है एवरीवन? तो कितनी है 1 साल की लिमिट? कितनी है? 15% ऑफ पेड अप इक्विटी और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, एंड लाइफ की 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, नाउ एक और बात बताना, डू यू कंसिडर पार्टली पेड अप शेयर्स हियर? यू कंसिडर पार्टली पेड अप शेयर्स? पार्टली पेड अप शेयर्स लेंगे नहीं लेंगे? लेंगे, कैलकुलेशन में लेंगे। सी, एक सिंपल सी बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप बोलते हो ना पेड अप इक्विटी, हैव दे सेड फुली पेड अप इक्विटी? नहीं, जब आप बोलते हो ना पेड अप इक्विटी, मतलब जो पैसा मिल चुका है, फिर वो फुली पेड अप हो पार्टली पेड अप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन में लोगे। अपन बायबैक थोड़ी ना कर रहे हैं कि आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत है। अल्टीमेटली क्या है, पेड अप तो है ही ना, वो पैसा तो मिल ही गया है, तो उसका परसेंटेज है सिंपल 15, 25 जो भी हो, ठीक है। हाँ, सो कितना कर सकते हो 1 साल में? 15% पेड अप इक्विटी और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, लाइफ 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। याद रहेगा? चलो उसके बाद देखना आगे नेक्स्ट। हाँ, अच्छा, आर यू इशूइंग शेयर्स एट डिस्काउंट? स्वेट इक्विटी कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि जब भी आप डिस्काउंट पे कोई चीज इशू करते हो तो कंपनी का लॉस है। लॉस क्यों है? क्योंकि आज मैं पैसा आपसे डिस्काउंटेड ले रहा हूं, लेकिन जब मैं आपको रीपे करूंगा
मैं आपको 100% पैसा रीपे करूंगा। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला कि जब भी आप स्वेट इक्विटी डिस्काउंट पे इशू करते हो, आपको कंपल्सरीली रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन रिपोर्ट लेना है ना। ये कंपल्सरी है, आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑब्टेन करना ही करना है कि कितना डिस्काउंट ऑफर कर सकती है कंपनी उसके फाइनेंसेस के हिसाब से। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट एक वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑब्टेन करते हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। अच्छा, जिस भी कंपनी ने स्वेट इक्विटी इशू किया है उसे एक रजिस्टर बनाना है, रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, और वो कौन से फॉर्म में बनता है, SH3। ठीक, ये अब जनरल पॉइंट्स है, इसमें दिमाग लगाने वाला कुछ भी नहीं है, ये सारे के सारे कंप्लायंस पॉइंट्स हैं। सो हर कंपनी रजिस्टर बनाएगी कौन से फॉर्म में, SH3 में रजिस्टर बनाते हो। आगे, अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी रेगुलेशंस फुलफिल करेगी, अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो उस केस में कंपनीज एक्ट से कंप्लाई करना है। सो लिस्टेड कंपनी सेबी रेगुलेशंस भी कंप्लाई करेगी, कंपनीज एक्ट भी करेगी, और जो अनलिस्टेड कंपनी है उससे सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट कंप्लाई करना है। ये सेम चैप्टर आपका सेबी में भी है, उसमें भी पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, ये पॉइंट देखना, इस पे वापस एक क्वेश्चन केस दोनों बनते हैं। द होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स शैल रैंक परी पासु। व्हाट डू मीन बाय परी पासु, इन द सेम ऑर्डर। परी पासु मतलब क्या होता है, इन द सेम ऑर्डर। इन द सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, हाँ, जैसे आपके बाकी शेयर होल्डर्स के राइट्स है वैसे ही आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स के भी राइट्स होंगे। अब एक मिनट सुनना, हाँ, आपकी शेयर्स की फेस वैल्यू, ध्यान देना इधर, शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। अगर मैं पेपर सेट करता हूँ 100% इसके ऊपर क्वेश्चन देता, शॉर्ट, और मैं ये बिल्कुल श्योर हूँ कि 99% स्टूडेंट्स गलत करते हैं वाला क्वेश्चन। अच्छा, आपने स्वेट इक्विटी इशू किया है एट ₹9, ठीक है, कंपनी ने 100% डिविडेंड दिया। ओके, कितना डिविडेंड दिया, 100%। अब इसको ना मैं प्रॉपर एक बैलेंस शीट बना के आपको एक क्वेश्चन बना के दे देता कि मेरे पास इतने इक्विटी शेयर्स है, इतने मेरी स्वेट इक्विटी है, मेरे को अभी बताओ टोटल डिविडेंड आउटफ्लो मेरा कितना हुआ। अच्छा, डिविडेंड किसके ऊपर पे करते हो, फेस वैल्यू। डिविडेंड हमेशा किस पे जाता है, फेस वैल्यू पे। अब मेरे को ये बताना कि सपोज मेरी एक शेयर 10 रुपए का है, एक शेयर 9 रुपए का है, कितना डिविडेंड पे किया मैंने। कंपनी के टोटल 2 ही शेयर्स हैं, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, एक शेयर कितना है, 9 रुपए का, मतलब एक स्वेट इक्विटी है और एक इक्विटी शेयर है। एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, एक एक शेयर ऑब्वियसली कहीं नहीं होता है, एग्जाम्पल के लिए आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। टोटल डिविडेंड आउटफ्लो कितना हुआ, ये 20 रुपीज़ है, 19 नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, फेस वैल्यू पे डिविडेंड देते हो, ये तो फुली पेड अप है, इसको आपने डिस्काउंट पे इशू किया। तो जब आप बोलते हो ना पारी पासु, इट शैल कैरी द सेम राइट्स, इट शैल रैंक इन ऑर्डर, मतलब उसके वही राइट्स होंगे जो नॉर्मल स्वेट इक्विटी, मतलब नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के राइट होंगे। नॉर्मल इक्विटी का राइट कितना है, 10 रुपीज़ का, तो इसको भी जब डिविडेंड मिलेगा 9 नहीं मिलेगा, डिविडेंड 10 ही मिलेगा। आप उसे नॉर्मल शेयर ही ट्रीट करते हो, समझ में आ रहा है। तो 10 रुपये इसका, 10 रुपये इसका, टोटल डिविडेंड कितना पे करी कंपनी, 20, इस पारी पासु। कोई कंफ्यूजन, एनीवन, श्योर, चलिए। एंड लास्ट, जब भी कंपनी स्वेट इक्विटी इशू करती है तो उन शेयर्स के ऊपर लॉक इन होता है। लॉक इन मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप वो शेयर्स बेच नहीं सकते हो, आप डील नहीं कर सकते हो उन शेयर्स में, वो आपके पास ही रहेंगे। और लॉक इन इस केस में कितना है, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, है ना, मतलब जब भी कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए उससे 3 साल तक आपके शेयर्स के ऊपर लॉक इन रहेगा। अच्छा, आई होप ये आपको रेड क्यों किया, अभी उसका पर्पस समझ में आ गया है ना। वो बस ईज आउट करने के लिए चीज़ है, मतलब इससे ज़्यादा लास्ट लेवल है स्पून फीडिंग का, कि वो वर्ड्स भी आपको मार्क करके दे दिए जो आपको याद रखने, और आई थिंक उसके बेसिस पे आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो आपका। बट आई थिंक दिस इज़ लाइक इन द ईजीएस्ट फॉर्म, है ना। सो मेरे ख्याल से वो पार्ट आपका थोड़ा कम हो जाएगा। वो अभी आपके हाथ में जो प्रिंट्स है उसमें आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली में, बट ये जब फाइनल बुक्स आती है तो आई थिंक थिंग्स वुड बी क्लियर। जी, शेयर्स आप कभी भी वापस नहीं ले सकते। शेयर्स एक्चुअली शेयर होल्डर का राइट होता है, डायरेक्टर का राइट नहीं होता है ना। सो जब आप बोलते हैं ना कि एज ए डायरेक्टर मैंने कोई फ्रॉड किया है, तो आप 2 कैपेसिटीज़ में एक्ट करते हैं, एक एज ए डायरेक्टर, एक एज ए शेयर होल्डर। तो आपने जो फ्रॉड किया है ना, आपकी डायरेक्टर की कैपेसिटी में फ्रॉड किया है, शेयर होल्डर की कैपेसिटी में फ्रॉड नहीं किया है। तो शेयर्स जब तक कंपनी जिंदा है ना, तब तक वो शेयर होल्डर से कोई शेयर्स नहीं ले सकता है। और अगर आप ये बोलो कि मैंने उसको एक्सपेल कर दिया कंपनी से, मैंने उसको बाहर निकाल दिया है, तो आपकी तरफ से गलती हुई है। तो अगर मेरे आर्टिकल्स ये बोलते हैं ना कि आई कैन एक्सपेल अ मेंबर, मेरे आर्टिकल्स वॉइड हैं लेकिन वो डायरेक्टर गलत नहीं है। तो शेयर होल्डर का राइट आप उसे छीन ही नहीं सकते। इफ द शेयर्स आर फुली पेड अप, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो ऑल यू कैन डू इज यू कैन इनिशिएट प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम एज अ डायरेक्टर, बट नॉट इन हिज कैपेसिटी एज अ शेयर होल्डर। आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। जैसे आप ऐसे देखो ना, कंपनी का
शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट एक ही राइट होता है फोर फीचर का, लेकिन फोर फीचर कब होता है? पार्टली पेड अप शेयर्स के केस में होता है। एक बार शेयर्स फुली पेड अप है ना, उसके बाद आपका कोई राइट नहीं है उसके अगेंस्ट, मतलब चाहे वो कर सकता है, ही एंजॉयज ऑल द लिबर्टी। हाँ मैम, शेयर्स रहती है ना, पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा। हाँ मतलब डीमैट अकाउंट में रहेगा, फिर कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, देखो दो अलग चीज़ है। एक मैं आपसे ये बोल रहा था कि क्या वो शेयर्स में उससे ले सकता हूँ, और दूसरा आप जो बोल रहे हो ना वो ये है कि वो बेनिफिट एंजॉय कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो बेनिफिट्स तो डेफिनेटली एंजॉय नहीं करेगा। क्या बोलोगे डिविडेंड उसके जेब में ला के रख दूंगा मैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। लेकिन आप उसको ये बोल सकते हो क्या कि मेरा शेयर होल्डर एक भी ऐसा नहीं होगा जो जेल में होगा, तो मैंने तेरे को बाहर निकाल दिया क्योंकि तू जेल में। यू कैन नॉट डू दैट। वो शेयर होल्डर रहेगा, हाँ बेनिफिट डेफिनेटली एंजॉय नहीं कर सकता जब तक जेल में, बाकी उसके अकाउंट में पैसा आता ही रहेगा, है ना। क्लियर है सबको एवरीवन? हाँ, तो एक बार सारी की सारी कंडीशंस फटाफट देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से लिख लो। समझाने वाला मैंने मेजरली जो आपको 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ध्यान रखना है, एक तो पारिपासु राइट्स और दूसरा 15%, 5 करोड़ 25%। बस ये दो चीज़ें मेजरली आपको ध्यान होनी चाहिए। चलो कंडीशंस लिख ले सारी के सारी। हाँ, इसके बाद होमवर्क ही। सबसे पहले अथॉरिटी कहाँ चेक करोगे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये सब क्या लिख रहे हो आप? ओ भाई, किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा है? किसी को लग रहा है फास्ट जा रहा है तो आज ही बता देना, और बिंदास हाथ ऊपर कर देना। हाँ, कभी कुछ कहीं भी अटको। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स है, खतरनाक इंपॉर्टेंट है। और एक और है, अब इससे अगर स्लो मैं गया ना तो जून के अगस्त भी बैच खत्म नहीं होगा। बहुत बड़ा है कंपनी, अभी आपको खैर शायद रियलाइज़ नहीं होगा। एक बार आपके 5 चैप्टर्स हो गए ना, फिर आपको समझ में आएगा कि कहाँ पहुँचे। 5 भी छोड़ो, अभी सेकंड खत्म होने तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा था कि बस वो फर्स्ट चैप्टर ही हनीमून है, जहाँ पे यू फील रियली नाइस अबाउट योर सेल्फ दैट आई नो एवरीथिंग। जैसे सेकंड चैप्टर आता है ना, बिल्कुल पत्थर पड़ना चालू होते हैं। और इसके भी अभी आपने क्वेश्चंस देखे ही नहीं है। अब मैं क्वेश्चंस देना स्टार्ट करता हूँ इसके। आप क्वेश्चंस देखोगे ना तो किसी दूसरी दुनिया में चले जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि समझते अलग हैं, पढ़ते अलग हैं और पूछते अलग है। ऐसे वो बहुत कॉमन फीलिंग है, हर स्टूडेंट को आती है। तो कारण अब क्वेश्चंस पे कोई जोर ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो तो इंस्टीट्यूट के हाथ में, तो वो बिल्कुल तरीके से धज्जियाँ उड़ा देते हैं। इसलिए जितनी मेहनत करनी हो ना अभी यहाँ पे कर लेना, आप पेपर के साथ कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक टू वी कैन टेस्ट एंड लास्ट आपके रजिस्ट्रेशन हो जाए, यू विल गेट द मॉड्यूल्स। मतलब मैं देखो हमेशा इनकरेज करता हूँ बुक्स पढ़ने के लिए। जो जेन्युइनली सोचते हैं दैट यू नीड टू बी इन ऑल इंडिया रैंक्स, नोट सफिशिएंट नहीं है। ये मैं आपको आज बोल रहा हूँ, है ना। मेरे ही नोट्स है, आप मॉड्यूल लेके बैठना, आप नोट्स को ओपन करना, उसमें आपको एक एक वर्ड मिल जाएगा। मतलब मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, मैं छोड़ता ही मेरे को पसंद ही नहीं आता एक्चुअली में। तो मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है इसके अंदर। मतलब यू नोट्स आर एब्सोल्यूट कंपाइलेशन ऑफ एवरीथिंग। बट द प्रॉब्लम इज, मैं अगर पूरा मॉड्यूल एज इट इज इसके अंदर एप्लीकेट कर दूंगा ना तो एक और नया मॉड्यूल बन जाएगा वो, राइट। अब ये क्या करते हैं, किसी बहुत छोटी सी लाइन के ऊपर ना एक 5 मार्क्स का ब्यूटीफुल सा केस शो आपके सामने रख देते हैं। अपने को ऐसा लगता है कि तो कभी सुना ही नहीं है। तो अगर आप वो जेन्युइनली सोच रहे हो ना कि इट हैज़ टू बी इन टॉप 25, डेफिनेटली नोट्स आर नॉट द सोल्यूशन। मतलब यू हैव टू रेफर टू योर बुक्स। मॉड्यूल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और अगर मॉड्यूल पढ़ना है तो पहले दिन से पढ़ना स्टार्ट कर देना। फर्स्ट टाइम जब पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा कि यार क्यों पढ़ रहा हूँ, इतना ज़रूरत ही नहीं है। बट एक बार उसका हैंग आ गया ना, आपको जेन्युइनली मज़ा आएगा। और उससे अच्छी चीज़ ही नहीं, मतलब अमेजिंग है आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर, बहुत ही गजब बनाए हुए हैं। एंड थैंकफुली इस बार के आपके जो भी मॉड्यूल्स है सब अपडेटेड है टू डेट। मतलब जो आपके अटेम्प्ट में एप्लीकेबल है वो सब अपडेटेड है। लास्ट में आपको चेंजेस आ जाए, अमेंडमेंट्स आ जाए, वो एडिशनल पार्ट होता है, लेकिन हाल फिलहाल तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ़ यू कैन डू दैट, नथिंग लाइक इट। और कंपनी लॉ की बुक सच में अच्छी है। जैसे आप सिक्योरिटीज़ पढ़ोगे ना, थोड़ी सी मोनोटोनस है। EBCL पढ़ोगे मतलब सुसु आ जाएगी, इतनी गंदी तरीके से लिखी हुई है ना वो बुक्स। GIGL इंटरेस्टिंग, SBC डेफिनेटली पढ़ सकते हो आप, मतलब कोई तकलीफ नहीं है। टैक्स गलती से हाथ मत लगाना। तो बट ये सब्जेक्ट्स तो पढ़ना ही पढ़ना है यार। कंपनी लॉ में मैं इतना स्ट्रांगली बोस्ट करता हूँ ना, यू शुड डू मॉड्यूल्स वंस, और आपका नॉलेज अलग लेवल पे चला जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली यार
दिस हैपेंस टू बी योर मेन सब्जेक्ट है, आपका कोर सब्जेक्ट है, तो इसमें तो आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू से दैट आई डू नॉट नो दिस। तो फ्रॉम डे वन अगर मॉड्यूल्स पढ़ने की इच्छा हो तो पहले दिन से बुक्स ही पढ़ना, फिर कुछ मत करना, है ना। अब ऐसा लग रहा है कि हमारी तो बुक्स ही नहीं आई, अगर मन में आंसर है आपके तो जब आए तब बुक से पढ़ लेना, जब तक ना आए तब तक डाउनलोड कर लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आई थिंक एक्सक्यूज़ देना अपने आपको 50 चीज़ें हैं, बट अगर काम करना है तो फिर आई थिंक 100 ऑप्शंस हैं आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो लेकिन अच्छी चीज़ है, मतलब मज़ा आएगा। शुरू में आपको लगेगा कि यार कुछ ज़रूरत नहीं है, आई थिंक नोट्स ही पढ़ लेता हूँ काफ़ी है, बट एक बार वो हैंग आ गया ना तो फिर आपको ऐसा लगेगा ठीक है नोट्स है ही नहीं, जो भी है मॉड्यूल ही है सब कुछ। तो डू दैट यार, फन है। हाँ, कौन सी मीटिंग, कौन सा रेजोल्यूशन? जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन। थर्ड, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना ही देना है साथ में। उसके बाद लिमिट कितनी है? हाँ, 2 लिमिट्स है, पहला इन अ ईयर, दूसरा लाइफ। ईयर की कितनी है? 15% ऑफ पेड अप इक्विटी और 5 करोड़, विच एवर इज हायर। लाइफ की कितनी है? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। डन, ये आपकी लिमिट्स हो गई। हाँ, कौन सा रजिस्टर बनाते हो आप? SH3। कौन सा रजिस्टर बनाती कंपनी? SH3। अच्छा, वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑब्टेन करना है, किससे लोगे? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। नाउ CS कैन ऑल्सो बिकम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। आपके भी अलाउ किया इंस्टीट्यूट ने, और CS ऑफ वैल्यूएशन मतलब आसमान पाताल। सो वैल्यूएशन रिपोर्ट आपने कंपल्सरी ऑब्टेन करना है। रजिस्टर कौन से फॉर्म में जा रहा है? SS3। अच्छा, सारे के सारे स्वेट इक्विटी शेयर्स के परिपशु राइट्स हैं। परिपशु क्लियर है? अभी क्या होता है? इन द सेम ऑर्डर, है ना। सो ऑल द इक्विटी शेयर्स दे कैरी परिपशु राइट्स। ओके, एंड लास्ट आपका लॉक इन। लॉक इन कितना? अच्छा, 12 मंथ्स भी है ना। लॉक इन कितना है? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। एंड कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है? 12 months। तो ये सारी की सारी आपकी स्वेट इक्विटी की कंडीशंस। डन। चलो क्वेश्चन निकालो फटाफट, एक थप्पड़ मारूंगा ना। इजी था। क्या कंडीशंस थी? अच्छा, क्वेश्चन क्या वो तो बता दो। अच्छा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स DVR, उसकी कंडीशंस थी। डायरेक्ट 7, सभी लोगों ने 7 पॉइंट्स लिखे होंगे एज इट इज, है ना। कौन कौन 7 कंडीशन एक बार फटाफट बोल दो। सबसे पहले, वेरी गुड, अथॉरिटी इन आर्टिकल्स। दूसरा, जनरल मीटिंग, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, वेरी नाइस। तीसरा, लिमिट कितनी है? 26% ऑफ पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, फर्स्ट क्लास। और 3 years डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स का ट्रैक रिकॉर्ड है आपका। नेक्स्ट, 3 सालों में आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया और पे भी किया, मतलब कोई डिफॉल्ट नहीं की इंटरेस्ट या डिविडेंड के पेमेंट में, है ना। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स पिछले 3 सालों में फाइल किया है। एंड लास्ट 3 years में ऐसा कोई भी नॉन कंप्लायंस, कोई डिफॉल्ट नहीं है अंडर एनी स्पेशल लॉस। ये क्वेश्चन था। चलो आज का लिख लो जल्दी से।
एक मिनट। क्या बोनस राइट्स ईसॉप, इससे काफ़ी क्वेश्चंस है। स्वेट इक्विटी का इसमें शायद है नहीं। हाँ जी, लिखो। क्या मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब छोड़ो। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी तक? शेयर्स पढ़ा है, प्रोसीजर आपने क्या दो ही पढ़े ना अभी, स्वेट इक्विटी और डीवीआर। लिखो। The concept of DVR, the concept of DVR, a question answer नहीं रहे। The concept of DVR has ever been questioned by shareholder community, believing that it takes away their predominant right of voting, keeping them away from corporate decision making, Let's stop. Explain the concept of DVR. Explain the concept of DVR. PVR नहीं रे भाई, DVR 5 मार्क्स। ठीक है, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।